गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नीलम आपका अपनी चैनल स्टडी एंड रिसर्च में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम स्टडी करने जा रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री पर, और जो टॉपिक मैंने लिया है वो है भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद। तो इसके जो एमसीक्यूज़ हैं उसी पर हम स्टडी करेंगे। और कुछ लोगों के कमेंट आ रहे हैं पीडीएफ के लिए, तो आप लोग क्लियरली मुझे कमेंट करके बताइए कि पीडीएफ आपको अगर ओल्ड पेपर्स की चाहिए तो वो कितने ईयर्स के चाहिए। और ये भी ध्यान रखिएगा कि इन पीडीएफ को प्रोवाइड करने अगर मैं आपको प्रोवाइड करूँगी तो उससे कुछ ना कुछ शुल्क निर्धारित होंगे। इसके अलावा प्रैक्टिस सेट है। प्रैक्टिस सेट ए मैंने प्रोवाइड किया था बहुत पहले आप लोगों को, जिसमें मिक्स क्वेश्चन है इतिहास के। और अगर प्रैक्टिस सेट बी देखेंगे तो उसमें टॉपिक वाइज मैंने इतिहास के एमसीक्यूज़ आपको प्रोवाइड किए हैं। तो उन सब के भी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और इससे संबंधित कि कैसे मैं आपको प्रोवाइड करूंगी इसकी जानकारी मैं शीघ्र आपको दूंगी। तो चलिए अपनी स्टडी पे चलते हैं। इस तरह का वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें ताकि इस तरह का वीडियो जब भी अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आसानी से आपको मिल सके। तो इस टॉपिक से रिलेटेड मैं 26 क्वेश्चंस ला सकी हूं। तो चलिए इसे सॉल्व करना शुरू करते हैं। भारत में व्यापार के लिए अंग्रेजों को किसकी प्रतिद्वंदिता का सामना नहीं करना पड़ा? तो जिसका सामना नहीं करना पड़ा, तो फ्रांसीसियों का तो करना ही पड़ा था, डच का भी करना पड़ा था, चीनियों का नहीं करना पड़ा था इन्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के 3 चरणों में सम्मिलित नहीं था। तो 3 चरणों में क्या सम्मिलित नहीं था? वाणिज्य पूंजी का चरण ये सम्मिलित था, उद्योग पूंजी का चरण ये भी सम्मिलित था, महाजनी पूंजी चरण ये सम्मिलित नहीं था, वित्तीय पूंजी का चरण ये भी सम्मिलित था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, भारत में उपनिवेशवाद के 3 चरणों का सही क्रम है। तो जो सही क्रम इसमें बन रहा है वो होगा ऑप्शन डी, वाणिज्य पूंजी, उद्योग पूंजी, वित्तीय पूंजी। 18वीं शताब्दी में भारत में उपनिवेशवाद का चरण था। तो उपनिवेशवाद का जो चरण था वो था वाणिज्य पूंजी का चरण। वाणिज्य पूंजीवाद के दौर में उपनिवेशवाद का मुख्य लक्षण होता था। तो उपनिवेशवाद का जो मुख्य लक्षण था वो था उपनिवेश के व्यापार पर एकाधिकार स्थापित करना। वाणिज्य पूंजीवाद के दौर में विदेशी शासन ने कौन से कार्य किए? तो विदेशी शासन ने जो कार्य किए थे वो था भारत में कृषि तथा शिल्प के संतुलन का अंत कर दिया था, हस्तशिल्प का विनाश कर दिया था, लगान में अभूतपूर्व वृद्धि कर दी थी। यानी उपयुक्त सभी इसमें आंसर हमारा बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, वाणिज्य पूंजीवाद के दौर में भारतीय सरकार का रूप सैंडरसन के अनुसार था। तो इसका जो उत्तर बनेगा वो हो जाएगा व्यापारिक तानाशाही। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। भारत में औद्योगिक पूंजी के उपनिवेशवाद का चरण आरंभ होता है। तो जो चरण आरंभ होता है वो हो जाएगा इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के साथ। तो यहाँ क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, औद्योगिक पूंजी के उपनिवेशवाद ने भारत में आरंभ की। तो भारत में क्या आरंभ हुई थी? तो मुक्त व्यापार को आरंभ किया था। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ये सी नहीं होगा इसमें। फिर क्वेश्चन नंबर 10 है, स्थायी बंदोबस्त में बंगाल का लगान निर्धारित किया। तो बंगाल का जो लगान निर्धारित हुआ था वो था 34 लाख पौंड। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। भारत के व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त किया गया।
तो एकाधिकार की समाप्ति हुई थी 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा। ब्रिटेन से आने वाले ऊनी कपड़े पर आयात कर लिया जाता था। तो इसका प्रतिशत पूछा गया है कि आयात कर कितना लिया जाता था, तो ये था 2% का। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। भारत से निर्यात किए गए ऊनी कपड़े पर कर था, तो ये कर था 30% का कर था, जिसके कारण आयात आराम से हो जाता था, लेकिन निर्यात करने में भारतीयों को बहुत दिक्कत होती थी और यहाँ की व्यवस्था गड़बड़ानी शुरू हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 14, 19वीं सदी में ब्रिटेन में भारत से आयातित चीन पर शुल्क लगता था। तो चीन का जो शुल्क था वो था 300%। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो गया यहाँ पे। भारत में वित्तीय पूंजीवाद उपनिवेशवाद आरंभ माना जाता है, तो इसका आरंभ हुआ था 1860 में। 19वीं सदी में भारत में किस क्षेत्र में पूंजी का निवेश लाभ गारंटी योजना के अंतर्गत हुआ? तो लाभ गारंटी योजना के अंतर्गत हुआ था रेल निर्माण उद्योग। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। 1920 के कानून ने किस बैंक को स्थापित किया? तो जो बैंक स्थापित किया गया था वो था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा हमारा। अपनी स्थापना के समय रिजर्व बैंक थी, तो रिजर्व बैंक एक निजी स्वायत्त वाली बैंक थी। ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा करेक्ट होगा। 1913 तक भारतीय स्वायत्त वाली बैंकों के पास था, बैंकों में जमा धन का था वो था 25% भाग। 20वीं सदी के आरंभ में निर्यात आयात में लगी पूंजी का नियंत्रण करते थे, तो ये नियंत्रण होता था एक्सचेंज बैंक। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। यहाँ पे कथन और कारण का क्वेश्चन आ गया है, देख लेते हैं चलिए। और 19वीं सदी में कृषक पर जनसंख्या का भार बढ़ गया, सही है। और देश में जनसंख्या की वृद्धि हुई, ये भी सही है, लेकिन देख सकते हैं ये व्याख्या नहीं दे रहा है, लेकिन दोनों ही सही है। तो हमारा जो उत्तर बनेगा वो बन जाएगा, दोनों ही कथन सत्य हैं, किंतु आर कथन ए की सही व्याख्या नहीं दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 22 ए है, 18वीं सदी के उत्तरार्ध में हस्तशिल्प का ह्रास हुआ, करेक्ट है। और रीजन दे रहा है इस काल में कृषि पर जनसंख्या का भार बढ़ गया। इस काल में कृषि पर जनसंख्या का भार बढ़ गया, ये गलत है। हमारा जो उत्तर बनेगा वो बन जाएगा ए सत्य है किंतु आर असत्य है। ए कहता है 19वीं सदी के उत्तरार्ध में ब्रिटिश पूंजी का भारत में बड़ी मात्रा में निवेश हुआ, करेक्ट है। और इस समय ब्रिटेन में पूंजी का अतिरेक था, ये भी करेक्ट है। तो हमारा जो उत्तर इसमें बनेगा ए आर दोनों सत्य है और उसके सही व्याख्या दे रहा है। ए कहता है रेल में पूंजी निवेश पर 5% लाभ की गारंटी थी, करेक्ट है। 19वीं शताब्दी में रेल में घाटा हुआ, ये भी करेक्ट है, लेकिन आपस में ये कहीं से कनेक्ट नहीं हो रहे हैं, इसलिए हमारा उत्तर जो बनेगा ए आर दोनों सत्य है, लेकिन व्याख्या नहीं दे रहा है। तो यहाँ पूछा गया है सत्य कथन का चयन करें, जो करेक्ट है उसी को हमें टिक करना है। ये कहता है क्राउन के शासनकाल का काल औद्योगिक पूंजी के उपनिवेशवाद का काल था, ये सही नहीं है। चाय व कॉफ़ी बागान में विदेशी पूंजी का निवेश नहीं हुआ, ये भी गलत है। रेल परिवहन भारतीय जनता की सुविधा हेतु आरंभ किया था, ये भी गलत है, ये
अपने दृष्टिकोण से अंग्रेज़ों ने अपने लाभ के लिए चलाया था। फिर क्राउन के शासनकाल में 1939 में सरकारी ऋण 88 करोड़ पौंड से अधिक था। ये आंसर हमारा बनेगा। कौन सी तिथि सुमेलित नहीं है? तो जो सुमेलित नहीं हो रही है वो होगा 1835 ईस्वी, भारत में कंपनी के एकाधिकार का अंत। ये सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सुमेलित हैं। सही वाले भी एक बार देख लेते हैं। 1765 ईस्वी में बंगाल की दीवानी, 1793 में स्थायी बंदोबस्त और 1860 में वित्तीय पूंजी के युग का आरंभ हुआ। तो फ्रेंड्स, हम आ गए हैं अपने प्लेलिस्ट में। यहाँ आप देख सकते हैं ये ओल्ड पेपर्स हैं। अगर आपको इस तरह से पर वीडियोस जो मैंने डिवाइड करके अपलोड किए हैं, इस तरह के ओल्ड पेपर चाहिए तो ये भी प्रोवाइड कर सकती हूँ। और अगर आपको कंप्लीट पेपर में चाहिए तो वो भी मिल जाएगा। लेकिन ये ध्यान रखिए कि डिवाइड वाले में थोड़ा शुल्क चार्ज ज़्यादा होगा। और प्रैक्टिस सेट भी ये रहा, इसमें मैंने टॉपिक वाइज कराया है। तो अगर आपको ये टॉपिक वाइज लेना है तो प्राचीन इतिहास, आधुनिक इतिहास और मध्यकालीन इतिहास के अलग अलग आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं। आपने वीडियो अगर देखा होगा तो आपको पता होगा। अगर प्राचीन इतिहास का देखा जाए तो 287 पेजेस हैं। इसी तरह से 200 से ऊपर आपको मिडविल मिलेगा। और आधुनिक इतिहास अभी मैं प्रोवाइड नहीं कर सकती हूँ क्योंकि ये सीरीज़ अभी चल रही है। और हिस्ट्री की डिस्क्रिप्टिव स्टडी अगर आप करना चाहते हैं तो इसके भी PDF अवेलेबल हैं। तो अगर आप PDF के लिए इंटरेस्टेड हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, तो जल्द से जल्द मैं आपको PDF प्रोवाइड करने का प्रयास करूँगी। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। और वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें ताकि इस तरह का वीडियो जब भी अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आसानी से आपको मिल सके। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय बाय।